नेक्स्ट है हमारे पास इन एवरीडे यूसेज, और ये मास और वेट का कॉन्सेप्ट है। इन एवरीडे यूसेज द टर्म्स मास एंड वेट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। क्या बात है यार, कैसे यूज होती है? चलो समझाता हूं मैं। देखो, हम अक्सर पूछें भाई साहब तेरा वजन कितना है, मोटा होगा तो क्या बोलेगा, मेरा वजन 100 किलो है ना। लेकिन पतला हुआ तो शर्म करेगा, बताएगा नहीं, बोलेगा भाई ये मेरे तो 60 किलो है, 55 किलो वजन है। चलो वजन तो ठीक है, 55 किलो, 100 किलो, ये किलो में कब से वजन आ गया यार? वेट जो है क्या होता है भाई? वेट असल में m इंटू जी एक फोर्स होती है, एक रिएक्शन फोर्स होती है। अब फोर्स को किस में नापते हैं? फोर्स को तो हम न्यूटन में नापते हैं सर, तो न्यूटन क्यों नहीं बोलते? किसी से पूछो वेट कितना है, 60 केजी, 60 किलो, 60 न्यूटन क्यों नहीं बोलते? सुनो, हम ना असल में जब मास को नापते हैं तो उसकी यूनिट होती है केजी, ठीक है ना। और हम अच्छे से जानते हैं एक चीज कि भाई हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं हम सब जनरली सरफेस पर ही हैं। कोई हवा में तोड़ के बताएगा नहीं कि मेरा वजन इतना किलो है। सब सरफेस पे ही है कि नहीं? सरफेस पे कोई हवा में तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, अगर हम सब सरफेस पर ही एक ही जगह हैं तो हम जानते हैं सबके लिए जनरली जो ये स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है सबके लिए कितनी होती है? लगभग 9.8 या कह लो 10 के आसपास, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हम हमारे लिए अंडरस्टूड है कि मैं अगर किसी से बोलूं कि भाई तेरा वेट कितना है तो बोलेगा 60 किलो, है ना। वो ये नहीं बोलेगा कि सर 60 गुणे में 10 बराबर 600 न्यूटन मेरा वजन है, वो ये नहीं बोलेगा। ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि 60 किलो का मतलब अगर हम उसका वजन पूछेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई है। हाँ, हम वो करते नहीं क्योंकि सबके लिए सेम है ये चीज, तो 60 किलो बोलना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। ओके ना। तो असल में हम उसका मास बता रहे होते हैं। और एग्जैक्ट फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो इसने भाई साहब ने क्वेश्चन आगे दिया है कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गलत है ना। और अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो 60 केजी बताना गलत होता है, बट एवरीडे यूसेज में बताते हैं। तो फिजिक्स में क्या सही होगा? फिजिक्स में 60 केजी वजन, वेट को 60 केजी ना बोल के ये बोलना पड़ता है, मास को ये बोलना पड़ता है। क्या बात क्लियर है? तो ये इसका डिफरेंस भी है कि जो मास है वो किसी बॉडी का इनर्सिया बताता है और जो वेट है वो किसी बॉडी की फोर्स बताता है। सुनो थोड़ा सा एग्जांपल और, मान के चलिए कि अगर हम, ये दिमाग में एक चीज आती है यार, ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है हर प्लेनेट के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है। मार्स पे कुछ और है, सन पे कुछ और है, चांद पे कुछ और है। पता है एक मजे की बात बताता हूं मैं। हमारे ग्रुप में ना एक फ्रेंड सर्कल में एक मोटा दोस्त था हमारा, तो बोला था यार मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मुझे कम करना है। तो एक ने बोला भाई तेरा वजन ठीक है, तू गलत जगह पैदा हुआ है, तो चांद पे पैदा होता ना तो तेरा वजन जो 70 किलो है वो तेरा 45 या फिर 50 केजी होता, 70 होता ही नहीं। उसने बोला ये कैसे? तो उसने बोला कि देख भाई, जो चांद पर इसकी वैल्यू है ये अर्थ के मुकाबले कम होती है, तो अगर तेरा जो भी मास है इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई ना करके तू 8 से, 7 से, 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो तेरे को वजन कम मिलेगा। वो बोलता है ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। लेकिन वजन यानी कि वेट जो है वो प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज होता रहता है ना। लेकिन हाँ, लेकिन जो मास है उसको किससे नापते हैं? उसके इनर्सिया की वजह से। थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं मैं कैसे। कि मेरे पता है बचपन में जब मैं इस टॉपिक को पढ़ता था तो नहीं, 40 से 50 तो चलो ठीक है वजन, ज्यादा वजन हो जाए तो चांद पे पहुंच जाओ, आज तुझे चांद तारों की सैर कराऊं। हाँ बिल्कुल, 4 केजी है ना और 5 केजी, ये ठीक है। चांद पे बैठ के तारों की सैर करो, लेकिन नहीं, चांद पे बैठ के चांद की सैर करेंगे। एनीवेज, थोड़ा चलो टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो मैं सोचता था यार एक बात की, अगर हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं राइट, तो जितना ज्यादा वजन होगा उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो अगर वजन ज्यादा होगा तो मैं एक ऐसी जगह जाता हूँ स्पेस में कुछ भी नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है, कोई स्टार नहीं है, मैं खाली स्पेस में मस्त पड़ा हुआ हूँ, है ना। और वहां पर जाने के बाद अगर मैं एक ट्रक को और एक साइकिल को धक्का दूं तो कैसा फील होगा? दिमाग में एक बार आया था कि सर दोनों पे धक्का लगाएंगे तो दोनों की दोनों सेम ताकत से बिना धक्का लगाए फूंक मार के आगे बढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि वजन का तो मतलब ही नहीं है स्पेस में। लेकिन याद रखो, हम ना जब स्पेस में गए तो वहां मास थोड़ी ना बदलेगा, जो उसके अंदर मैटर है, जो उसके अंदर पार्टिकल है वो थोड़ी ना बदलेंगे, वो उतने ही रहेंगे। क्या कह रहे हैं सर आप?
दोबारा बताएं तो सुनो ध्यान से। अब इसको थोड़ा फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझना। एक स्प्रिंग से मैंने ट्रक को बांधा, एक स्प्रिंग से मैंने साइकिल को बांधा। मैंने ट्रक को ऐसे खींच दिया, छोड़ दिया, तो ट्रक आराम से चल के आता है क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, वो चलना नहीं चाहेगा। लेकिन साइकिल श्यों 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 भागेगी, बिल्कुल भागेगी यार। क्योंकि अपन लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर जो हम पढ़ते हैं फॉर्मूला टाइम पीरियड का किसी स्प्रिंग के लिए, वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता। पेंडुलम का कैसे याद होगा? एल बाय जी, रूट में एल बाय जी, है ना। स्प्रिंग में देख लो, वहां पर भी, वहां पर चलो ठीक है, लेकिन मास देखो। लेकिन जब हम स्प्रिंग के लिए पढ़ते हैं तो हमारे पास एम बाय के बाय एम जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ये यूज होता है। यानी कि हम अगर स्प्रिंग यूज करें, अगर स्प्रिंग यूज करें तो वहां पर हम मास से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बोल दो अगर ट्रक को बांधा, छोड़ेंगे तो वो आराम से आएगा। जितना ज्यादा मास होगा अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उतना टाइम लगाएगा, है ना। एम बाई के लिख सकते हैं कि जितना ज्यादा मास होगा उतना वो टाइम लगाएगा। और साइकिल मूव करने लग जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि साइकिल का मास कम है। तो मास इसी से पता लगा, वरना मैं तो सोच रहा हूं धक्का मारो दोनों साथ चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, इनर्सी का कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होता है ना। ट्रक के पास ज्यादा इनर्सी है, उसको धक्का लगाने में ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, साइकिल आराम से चल जाएगी। तो ये मास और वेट का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था, डिफरेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो मास और वेट अलग अलग होते हैं, ये आपको मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ जाए थोड़ा सा।